आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मैच नंबर 1 जो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा ईडन गार्डन कोलकाता के इस मैदान पर, जहां पर पिछला मैच हुआ था इंडिया और वेस्टइंडीज का, जहां पर इंडियन टीम जीत करके सेमीफाइनल में तो पहुंच गई है, जो कि खेलेगी वानखेड़े स्टेडियम पर अब इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन ये जो सेमीफाइनल मैच नंबर 1 है ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर होगा, उसमें जब साउथ अफ्रीकन टीम की हम बात करें तो इनकी तरफ से क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर, और वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो इनकी तरफ से ग्लेन फिलिप्स और मिचेल सेंटनर। ये चार ऐसे बड़े नाम है जिसमें से डेविड मिलर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी तीन तो ऐसे नाम है जो कि लगभग 70-80% लोगों की टीम के कप्तान है, बस कप्तान होंगे। लेकिन इन्हीं चारों में से कम 2 से 3 प्लेयरों को आज मैं करने वाला हूं ड्रॉप। उसका क्या रीजन है वो आगे आप इस वीडियो के दौरान देखेंगे। लेकिन एक या दो प्लेयर जो बाई चांस हमारी टीम में आएंगे भी बड़े प्लेयर के तौर पर, वो होंगे केवल प्लेयर के ही तौर पर, ना कि कप्तान है बस कप्तान के तौर पर। उसका क्या रीजन है वो भी आप आगे जानेंगे इस वीडियो के दौरान। 4 मार्च को यह मैच जब शाम को 7 बजे से ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर एक ड्यू का भी फैक्टर आता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। पिच रिपोर्ट के अंदर पिच से लिंक करके कौन से प्लेयर कब हमारी टीम में आ सकते हैं उसको जानेंगे। लेकिन उसके पहले केवल इतिहास की बात करें, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 मैचेस का तो टोटल 19 बार ये टीमें जो आपस में खेल चुकी हैं टी20 क्रिकेट के अंदर, उसमें से 12 बार साउथ अफ्रीकन टीम जीती है तो केवल 7 बार जीती है न्यूजीलैंड की टीम। यानी कि यहीं पर काफी हद तक एक अपर हैंड साउथ अफ्रीकन टीम लेकर के जाती है। और चूंकि ये सेमीफाइनल मैच हो रहा है तो सेमीफाइनल मैचेस जैसे प्रेशर सिचुएशन में साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर, यानी कि फिलहाल जो करंट स्क्वाड है उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, तो टी20 फॉर्मेट में किसी भी सेमीफाइनल मैच में जब ये लोग खेलते हैं तो कैसी परफॉर्मेंसेस इनकी रही हैं उसका अगर आप एनालिसिस करें तो उसमें आइडन मार्करम तो काफी आगे निकल जाते हैं। 2 मैच में 123 रन बना करके उसमें आउट एक ही बार हुए, 123 का ही एवरेज है। लेकिन क्विंटन डिकॉक फेल कर जाते हैं 3 मैच में केवल 22 रनों के साथ। डेविड मिलर फेल कर जाते हैं 4 मैच में केवल 76 रनों के साथ, और उसमें ट्रिस्टन स्टस भी 1 मैच में केवल 20 रन है। हालांकि मार्को एंसन और कबिसो रबाडा के नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही कमाल के हैं। मार्को एंसन के 2 मैच में 4 विकेट है, रबाडा के 1 मैच में 2 विकेट है। वहीं पर केशव महाराज और लुंगी एंगिडी, और उसमें से लुंगी एंगिडी एक बहुत ही हाई स्टेक प्लेयर है, दोनों ने एक मैच खेल करके किसी सेमीफाइनल मैच में परफॉर्म नहीं किया है। और वहीं पर एनरिक नोरकिया जो एक बहुत ही कमाल के डिफरेंशियल हो सकते हैं बाई चांस अगर आज के इस मैच में खेलते हैं तो, जिसके चांसेस ना के बराबर है। इनके 2 मैचेस में 4 विकेटें हैं। तो ये तो प्लेयर्स की आप पूरे डेटा देख पा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें एज ए टीम साउथ अफ्रीका, तो ये चौथी बार किसी सेमीफाइनल में पहुंची है, जो टोटल 10वां वर्ल्ड कप ये खेला जा रहा है उसके अंदर, और बैक टू बैक इनका दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। पिछले बार भी 2024 में सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत करके ये टीम फाइनल में तो पहुंच गई थी, लेकिन इंडिया के खिलाफ हार गई थी। और उसके पहले के 2 और सेमीफाइनल ये टीम जो खेली है उसमें भी हारी है। यानी केवल अभी तक एक बार, जो टोटल 3 मैचेस खेल चुके हैं सेमीफाइनल के, जीती केवल एक बार है। फिलहाल इनका ये चौथा सेमीफाइनल होगा, हालांकि फाइनल में जाकर के हारी है। और जब बात हो टीम की हो ही रही है तो न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं। तो इनका सेमीफाइनल के हिसाब से अगर हम बात करें, परफॉर्मेंसेस बहुत ही कमाल की रही हैं। टोटल ये जो 10वां वर्ल्ड कप है उसमें ये 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची है, और उसमें से भी आखिरी 5 टी20 वर्ल्ड कप उठाएं तो चौथी बार ये टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। हालांकि जीती ये भी केवल एक ही बार है, और उसमें भी जब फाइनल में पहुंची तो ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। तो काफी सारी कॉमन सिचुएशंस दिखाई पड़ती हैं दोनों टीमों के साथ। लेकिन इस टीम के प्लेयर्स की भी अगर हम बात करें तो सेमीफाइनल मैचेस की परफॉर्मेंसेस देखें तो दोनों ओपनर्स एक बार खेले हैं और फ्लॉप हुए हैं। और ग्लेन फिलिप्स के आंकड़े तो बहुत ही पुअर है, 3 मैच में केवल 10 रन है, कोई विकेट नहीं है। और उसमें मार्क चैपमैन के 1 मैच में 24। लेकिन डैरेल मिचेल ये एक बड़े मैच के प्लेयर है जो कि 2 मुकाबले खेल कर 126 रन बना गए हैं। हालांकि टीम को कभी कुछ खास फायदा उसका हुआ नहीं है। उसमें सेंटर के भी 3 मैच में केवल 2 विकेटें हैं, और उसमें मैट हेनरी के 2 मैच में 7 विकेटें हैं, सोढ़ी के 6 मैच में 7 विकेटें हैं, लोकी फर्गुसन के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, तो जिमी नीशम के 3 मैच में 4 विकेटें, 46 रन भी हैं। और डेवॉन कॉनवे जो कि मुझे नहीं लगता कि खेलेंगे, उनके 2 मैच में 67 रन। तो यहीं पर आपको काफी सारा हिंट तो मिल गया होगा जिन 4 प्लेयरों का मैंने आपको नाम लेकर के बताया था शुरू में कि क्यों आज ड्रॉप हो सकते हैं। हालांकि सिर्फ यही डेटा नहीं है, और भी आगे कई सारी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी, जिसकी हम शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट से। तो पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ईडन गार्डन कोलकाता के इस मैदान पर इस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर टोटल 6 मुकाबले खेले गए। उसमें से जो पिछला मैच हुआ था इंडिया और वेस्टइंडीज का, उसी को आप कह सकते हैं कि एक टक्कर का मैच था, जिसमें आप कह नहीं सकते थे कि कौन सी टीम आज का मैच जीतेगी, क्योंकि इसके पहले के जो 5 मुकाबले हुए थे उसमें टीमें वही जीती हैं जो मजबूत थी। और एक निश्चित तौर पर एक आउट एंड आउट सीधा रिजल्ट निकल रहा था मैच के पहले ही कि इंग्लैंड तो इटली को हरा ही देगी, वेस्टइंडीज स्कॉटलैंड को हरा ही देगी, स्कॉटलैंड इटली को हरा देगी तो वेस्टइंडीज इटली को हरा देगी। वहीं पर स्कॉटलैंड के खिलाफ इंग्लैंड का जीतना तय ही था लगभग, अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार ना होता तो ये बातें तो काफी हद तक श्योर शॉर्ट थी। तो इन मैचेस के रिजल्ट्स की बेसिस पर आप ये कुछ नहीं कर सकते कि कौन सा किस तरीके का पिच यहां पर रिएक्ट करती है। लेकिन जो पिछला मैच वेस्टइंडीज और इंडिया का हुआ उसमें प्रॉपर हमको समझ में आया कि काली मिट्टी की पिच थी, जहां पर सेकंड इनिंग के अंदर ड्यू आई, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैच के खत्म होते होते वो ड्यू इतनी हो चुकी थी कि कैचेस पकड़ने में मुश्किल हो रहे थे, और कई सारे कैचेस तो पूरे दोनों इनिंग्स के अंदर ड्रॉप हुए थे इस मैच में। और बैटिंग कंडीशंस काफी बेहतर रही, जहां
जहां पर वेस्टइंडीज ने भी रन बनाए, इंडिया ने भी जम करके रन बनाए। केवल एक मिडिल ओवर का जो फेज रहा, जहां पर अगर हम बात करें तो 7वें 8वें ओवर से लेकर के 13वें 14वें ओवर तक वहां पर रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। वहां पर वेस्टइंडीज ने भी काफी सारे विकेटें खोई, इंडियन टीम को भी काफी सारी दिक्कतें हुई। लेकिन जैसे 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 मैंने आपको कहा कि ओस का फैक्टर आया स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग के अंदर, चूंकि 7 बजे का मैच है ना, तो ये भी 7 बजे का ही मैच था। वहां पर पूरी तरह से डोमिनेट बैटर्स ने किया, शुरू में भी और अंत में भी। तो वो एक कंडीशन ऐसी रही है जहां पर बैटर्स के लिए फायदा रहा है। बीच के जो ओवर्स होते हैं वहां पर बैटर्स यहां पर डोमिनेट नहीं कर पाते, बॉलर्स का वहां पर गेम आता है। तो कौन से मिडिल ओवर्स के बॉलर होंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, वो भी हम आगे जानेंगे। ओवरऑल ये जो 6 के 6 मैचेस हुए इसमें से 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती। 29 विकेट स्पिन को, तो पेस को 55 विकेट मिली, जिसमें से 35 विकेट सेकंड इनिंग के अंदर। तो ओवरऑल तो इतिहास यहां पर ईडन गार्डन का होता भी है कि सेकंड बैटिंग करके किसी भी मैच को जीतना उतना आसान नहीं होता। लेकिन खास करके उस टीम के लिए जो एक तो स्पिन अच्छी ना खेले और साथ ही साथ उस टीम के लिए पहली इनिंग में बैटिंग कर करके जीत लेना मैच को ज्यादा आसान हो जाता है, जिसके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा होता है। तो वो भी एक एनालिसिस वाली बात है कि दोनों टीमों का स्पिन अटैक कैसा है। फिलहाल तो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पर आपको मैं आज के इस मैच की फाइनल टीम दूंगा, लेकिन वहीं पर बाकी अपडेट्स भी दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ा अपडेट कि सेकंड इनिंग के अंदर ओस आएगी या नहीं आएगी, साथ ही साथ किस पिच पर मैच खेला जाएगा, क्योंकि 6 मैचेस इस वर्ल्ड कप के अंदर हो चुके हैं। तो यूज्ड पिच ही मिलेगी, इसके काफी सारे चांसेस हैं। हालांकि फ्रेश पिच भी मिल जाएगी तो वो भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। यूज्ड होगी तो उस पर कौन सा और कितने कितने मैचेस खेले जा चुके हैं वो भी आपको बता दूंगा, वो जानना काफी जरूरी है। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए फाइनल टीम और बाकी अपडेट्स के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल शुरुआत करें साउथ अफ्रीकन टीम, जो कि पिछला मैच जिम्बाब्वे से जीत करके आई है और इस वर्ल्ड कप में अभी तक अनबीटेबल रही है। उसमें कुछ चेंजेस इन्होंने किए थे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये इनका प्रॉपर जो प्लेइंग 11 इसके पहले खेल रहा था वही आज के इस मैच में खेलेगा, जो कि आपके सामने है। इसको आप यहां पर देख सकते हैं। और उसमें भी अगर आप बात करें बेंच की, तो केना मफाका है, जॉर्ज लिंडे है, एनरिक नोर्के है, जेसन स्मिथ है। ज्यादा से ज्यादा किसी को ये लोग खिला सकते हैं, तो हो सकता है जॉर्ज लिंडे खेल जाए, या हो सकता है कि नोर्किया को या तो एंगेडी या तो रबाडा की जहां पर ये लोग खिलाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लिंडे के चांसेस थोड़े से हैं, हालांकि वो भी एक बहुत ही मुश्किल चांस है इनका खेल पाना। फिलहाल यही चारों आपको बेंच पर बैठे हुए दिखाई पड़ सकते हैं प्लेयर। और जो पिछले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ इन लोगों ने बॉलिंग करी उसको देखा, तो चूंकि लिंडे तो फिलहाल मुझे नहीं लगता खेलेंगे, नोर्किया भी और क्वेना मफाका भी, तो इन तीनों को तो बाहर कर दीजिए। लेकिन एंगीडी खेलेंगे, पूरे फुल फ्लेजेड 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे। कॉर्बिन बॉस लगातार शानदार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पूरे 4 ओवर करेंगे। आइडन मार्करम कहीं पर बीच में आकर के लेफ्ट हैंडर के सामने 1-2 ओवर कर देते हैं। वरना एक बात तो तय है कि मार्को एंसन बॉलिंग की शुरुआत करेंगे, जिसमें कागिसो रबाडा और साथ ही साथ लुंगी एंगेडी उनका साथ देंगे। यही तीनों आपको डेथ ओवर के अंदर भी बॉलिंग करेंगे। कॉर्बिन बॉस का जैसा आप देख पा रहे हैं कि डेथ ओवर और मिडिल ओवर के मिलाकर के ओवर्स कर दे, जरूरत पड़ने पर जैसे पिच हो। मिडिल ओवर के बड़े कमाल के बॉलर हैं और डेथ ओवर के ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे, चूंकि पिच रिपोर्ट में आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि मिडिल ओवर के फेजेस में निश्चित तौर पर बैटिंग करना उतना आसान नहीं होता है। और ना सिर्फ कॉर्बिन बॉस, इवन मैं नाम यहां पर लूंगी एंगीडी का भी लूंगा, ये भी मिडिल ओवर्स में। जिस तरीके से इंडिया वाला मैच अगर आपको याद हो, काली मिट्टी की ही पिच पर हुआ था, वहां पर जिस तरीके के स्लोअर वंस इन्होंने करी थी ना, वो कमाल की थी। तो एंगीडी और मेरे हिसाब से कॉर्बिन बॉस जो बहुत ही बड़े कमाल के ऑप्शन होंगे। अब वो अलग बात है कि लोग प्रेशर सिचुएशन में कैसी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन काफी हद तक कंडीशंस इनके लिए काफी हद तक फेवरेबल है। फिलहाल तो आप चाहे तो करियर के स्टार्ट देख लीजिए इन सभी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के, जो T20 वर्ल्ड कप के पहले के थे। वो अगर आपको जरूरत लगे तो निश्चित तौर पर देखिए। मेरे हिसाब से उतना जरूरी नहीं है, जो कि मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन आपको रिसेंट फॉर्म में मिल जाएगा। ये पूरी साउथ अफ्रीकन टीम जो अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है। इवन इनके जो बेंच के प्लेयर हैं, मफाका 2 मौके मिलकर के 2 विकेट ले चुके हैं। लिंगी एंगेडी, यहाँ पर जॉर्ज लिंडे की बात कर तो ये भी पिछले मैच में 30 नबात की पारी खेल गए, 1 विकेट भी ले गए। और उसके अलावा नोर्किया को भी 2 मुकाबले में खेलने का मौका मिला, 3 विकेट लेकर के गए। जेसन स्मिथ को एक बार खेलने का मौका मिला, 3 ही रन बनाकर के नाबाद रहे। तो ये तो बेंच के प्लेयर थे जो परफॉर्म कर गए। बाकी जो प्लेइंग 11 इनकी उतरी है अभी तक, वो भी अगर आप देखें तो चाहे क्विंटन डिकॉक की बात करें, मार्करम की बात करें, इवन रेयान रिकेल्टन जो कोई बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, एक बार केवल 61 रन बनाया हाफ सेंचुरी के तौर पर। इवन ब्रेविस का भी कोई हाफ सेंचुरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिलर या ट्रस्टर स्टब्स का भी कोई हाफ सेंचुरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इंपैक्टफुल पारियां रही हैं और चूंकि टॉप ऑर्डर से बड़ी शुरुआत मिलती है तो उतने मौके भी इनके पास नहीं होते, तो शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट होते। तो ओवरऑल पूरी की पूरी बैटिंग कॉम्बिनेशन कमाल के फॉर्म में इनकी रही। और ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में देख ले तो मार्को एंसन लास्ट मैच छोड़कर उसके पहले 2 बार 4-4 विकेट ले चुके थे। तो टोटल अगर आप देखें तो 11 विकेट ये ले ही चुके हैं ओवरऑल, जिसके नंबर्स आपके सामने, उसमें भी 1 बार विकेटलेस गए हैं। कॉर्बिन बॉस लगातार विकेट चटका रहे हैं, पहले 2 मैच में 1-1 विकेट, उसके बाद 3 विकेट, उसके बाद लगातार 2-2 विकेट, और उसके बाद केशव महाराज की भी नंबर्स आपके सामने। इसमें इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने 3 विकेट लिया था और उसके बाद
एंगीडी भी लगातार शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। रबाडा को निश्चित तौर पर शुरुआत में काफी पिटाई पड़ी थी, बहुत अच्छे फॉर्म में एज अ बॉलर दिखाई नहीं पड़े थे। फिर इन्होंने फॉर्म धीरे धीरे गेन किया, विकेटें नहीं मिली लेकिन रन काफी कम कंसीड कर रहे थे और लास्ट वाला मैच जो है खेले उसमें इन्होंने अपना असली रूप दिखाया 2 विकेट लेकर के। तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे। बाकी बेंच के प्लेयर्स की तो हम बात कर ही चुके हैं। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीकन टीम को एनालाइज करने के बाद ये बात तो पक्की तौर पर दिखाई पड़ती है कि कमाल की टीम है, एज ए टीम कमाल परफॉर्मेंस करके आई है, जबरदस्त इनका कॉम्बिनेशन है, सभी प्लेयर्स फॉर्म में हैं। लेकिन जैसा मैं आपको कह चुका हूं कि यहाँ पर एक तो डिकॉक को लेकर के और साथ ही साथ यहाँ पर डेविड मिलर को लेकर के मेरा वो भरोसा बन नहीं पा रहा। तो इनके अलावा जो बाकी सारे प्लेयर है, चाहे वो आइडन मार्करम हो, चाहे वो रेयान रिकेल्टन हो, चाहे वो डिवाल्ड ब्रेविस हो, और इवन नीचे अगर आप बॉलिंग की बात करें तो मार्को एंसन, कॉर्बिन बॉश और साथ ही साथ लुंगी एंगीडी या कगिसो रबाडा में से एक ऑप्शन ये मेरे टीम में होंगे। ये काफी हद तक पक्के तौर पर आपको क्लियर हो ही रहा होगा। तो निश्चित तौर पर आउट एंड आउट पूरे 6 प्लेयर ऐसे हैं जो सीधे टीम में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2 ऐसे बड़े नाम है जो कि ड्रॉप हो सकते हैं। हालांकि अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहें तो आप क्विंटन डिकॉक के साथ ही बने रहे डिवाल्ड ब्रेविस की जगह पर, यह आप काफी हद तक कर सकते हैं। बाकी कगिसो रबाडा हमारी टीम में होंगे या लुंगी एंगीडी होंगे, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग होगी। चूंकि एंगीडी को मैं जनरली प्रेफर करता हूं पहली इनिंग की बॉलिंग में और रबाडा को सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। ये बात भी आपको मैंने यहां पर क्लियर कर दी है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़ों से भी कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश करें तो जब बात आती है न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने को लेकर के तो क्विंटन डिकॉक के आंकड़े आप देख लीजिए, 6 मैच में केवल 54 रन है, केवल 13 का एवरेज है। लेकिन मार्करम के एक ही मैच में 86 रन है और ध्यान रखिएगा ये 86 रन इसी वर्ल्ड कप में आया था जहां पर 170 प्लस का स्कोर इन लोगों ने चेज कर दिया था न्यूजीलैंड का बहुत आसानी से। और उसमें रेयान रिकेल्टन के एक मैच में 21 रन है, डिवाल्ड ब्रेविस के 4 मैच में 100 रन है, तो डेविड मिलर का बैटिंग एवरेज 30 है। मार्को एंसन के एक मैच में 4 विकेटें हैं और वहीं पर कॉर्बिन बॉश के 3 मैच में केवल 1 विकेट है। लेकिन वहीं पर कगिसो रबाडा के 3 मैच में 5 तो केशव महाराज के 1 मैच में 1 और लुंगी एंगीडी के 3 मैचेस में 4 विकेटें हैं। जबकि क्वेना बफा का और बाकी के भी आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बात आती है हेड टू हेड की। लेकिन जब बात आती है इस मैदान पर खेलने के एक्सपीरियंस को लेकर के तो इस मैदान पर भी बैटिंग एवरेज क्विंटन डिकॉक का है केवल 9 का और वो भी 9 मैचेस में, तो सैंपल साइज भी ठीक ठाक है। और उसके बाद मार्करम के यहाँ पर 3 मैच 115 रन, तो मेरे हिसाब से कप्तान है उस कप्तान के तौर पर बहुत अच्छे ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाल्ड ब्रेविस की एक मैच में 52 रन है इसी मैदान पर, लेकिन इसी मैदान पर डेविड मिलर के भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, कमाल का 62 का एवरेज है। तो डेविड मिलर एक ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको मैंने उन चारों नामों में लिया था जिनके बारे में मैंने कहा था कि मेरे टीम में ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन उसमें ही उन चारों में डेविड मिलर ही एक ऐसे प्लेयर है जो कि सबसे सेफ लगते हैं, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की। तो अगर आप वो रिस्क ले रहे हैं जो मैंने आपको बताया और जो डेटा भी सजेस्ट करता है कि क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करना है, तो अब क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करके डेविड मिलर को टीम में रखिएगा, वरना आप क्विंटन डिकॉक के साथ ही जा सकते हैं। वो रिस्क आप ना ले तो ज्यादा सेफ रहेगा। हालांकि जो नंबर्स हैं और जो कंडीशन है जो सामने की टीम की बॉलिंग है और उसमें रीजन क्या है क्विंटन डिकॉक के बार बार आउट होने की, वो तो आ गया, प्लेयर बैटल में भी देखेंगे। तो वो चीज अगर आप करना चाहें तो निश्चित तौर पर वो भी कर सकते हैं। बाकी वही सेम रीजन जो आपको मैं बता रहा था कि क्यों डिकॉक नहीं चल पाए कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसको जानने के लिए आए तो क्विंटन डिकॉक की एक तो जो कमजोरी रिसेंट टाइम में उन्होंने सबसे पहले देखी है वो है इनकी ऑफ स्पिन खेलने को लेकर के। हालांकि ओवरऑल करियर का डेटा देखने जाएंगे तो ऑफ स्पिन बहुत ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 मैच से इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ना इनके सामने सिकंदर रजा आ गए बॉलिंग करने, जो कि बहुत ज्यादा टर्न गेंद को नहीं करा तो उनके खिलाफ ही आउट हो गए। और रिसेंट इसी वर्ल्ड कप के अंदर कई बार ऑफ स्पिन पर आउट हुए और ओवरऑल सैटनर ने भी इनको 13 गेंद पर 24 रन देकर एक बार आउट किया। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर एक कमजोर पड़े हैं, 180 गेंद पर 265 रन बना करके 10 बार आउट हुए। हालांकि बैटिंग एवरेज आप कहेंगे फिर भी 27 का है, लेकिन लेग स्पिन पर आंकड़े के और भी पुअर हैं। हालांकि लेग स्पिन के तौर पर सामने की टीम में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो तो एक थ्रेट इनके खिलाफ नहीं बचता। लेकिन निश्चित तौर पर ई सोडी है भी, वो इनके सामने बॉलिंग करने आएंगे नहीं, खास करके पावर प्ले की कंडीशन में। और ई सोडी खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे उसको भी लेकर के कोई खास श्योरिटी नहीं है। तो लेग स्पिनर अगर कोई सामने की टीम में नहीं होता है तो भी इनके खिलाफ ऑफ स्पिन एक थ्रेट होगा, प्लस मिचेल सैंटनर। और उसमें मार्करम की बात करें जिनके नंबर सभी तरीके से आपने देखे काफी कमाल के थे, इवन लेफ्ट आर्म पेस पर उसके बावजूद काफी खराब रहे हैं। तो बाएं हाथ का तेज गेंदबाजी ऑप्शन न्यूजीलैंड के पास खोजने अगर आप जाएंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ऑफ स्पिनर मिलेगा, लेग स्पिनर मिलेगा। उनके खिलाफ इनके नंबर निश्चित तौर पर खराब है, लेकिन उतने भी नहीं कि उसके बेसिस पर आप इनको टीम से बाहर कर दे। बाकी लोकी फर्गुसन इनको डोमिनेट एक बार कर चुके हैं, बाकी रेयान रिकेल्टन भी लोकी पर एक बार सस्ते में तो लेग स्पिन पर 3 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। तो एक बार काफी हद तक क्लियर होती है कि लोकी फर्गुसन तो बड़े अच्छे नाम है, मैट हेनरी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के तौर पर जो भी बॉलर खेलेगा सामने की टीम में वो भी, लेकिन वही बात है कि ये सोडी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे उस पर एक क्वेश्चन मार्क है, जो कि अभी तक 2 मैचेस इस वर्ल्ड कप में खेले हैं, एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं और ओवर्स भी काफी कम इनको कराया जाता है, और वो भी तब
जब लगे टीम को कि जरूरत है बॉलिंग करने की और मेन बॉलर बॉलिंग नहीं कर पा रहे ठीक, तो काफी हद तक इनको वो प्रायोरिटी नहीं मिली है एज ए बॉलर इस वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन बाकी जो प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर खेली और चूंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ एक प्रॉपर कमजोरी दिखाई पड़ी है साउथ अफ्रीकन बैटर्स की जो अपने पीछे देखी, और उसमें रचिन रविंद्र का नाम जो कि पिछले इस वर्ल्ड कप के अंदर पिछले 2-3 मैचेस में स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पर कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, इवन सैंटनर को भी उन्होंने ओवरशैडो कर दिया है, तो ये एक बड़े कमाल के ऑप्शन होंगे। बाकी फिनिश टीम से एफर्ट है ही, ग्लेन फिलिप्स है, मार्क चैपमैन है, डैरेल मिचेल है, और बाकी की जो नाम है कोल मैकॉन्ची भी हो सकता है आज एक्सचेंज किए जाए, और इनकी जहां पर हो सकता है कि आपको जिमी नीसम खेलते दिखाई पड़े। और एक और अपडेट है अगर मैं बताऊं तो मैट हेनरी को लेकर के, अगर आपको पता हो नहीं तो बता दूं, तो मैट हेनरी फिलहाल न्यूजीलैंड वापस जा चुके हैं, लेकिन इस मैच के पहले इनको आकर के टीम को ज्वाइन करने के पूरे न्यूज़ कंफर्म है। हालांकि बाई चांस अगर ये नहीं खेलते, जिसके चांसेस लगभग ना के बराबर हैं, तो इनके जहां पर खेलेंगे जेकब डफी, ये इनके टीम के कोच ने भी काफी हद तक कंफर्म कर दिया है, और मुझे लगता है कि जिमी नीसम कोल मैकॉन्ची की जहां पर खेलना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि ये लोग ईस्ट सोडी को खिलाते हैं या नहीं, वो तो पिच पर ही डिपेंड करेगा कि कैसी पिच है, वो हमको टॉस के बाद पता चल जाएगा। बाकी जो बॉलर्स इनके पास हैं वो किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग कर रहे हैं, और उसमें मिडिल ओवर का कौन बॉलर, जैसे ग्लेन फिलिप्स हो गए, रचिन रविंद्र हो गए, साथ ही साथ मिचेल सैंटर हो गए, और बाकी लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी तो हैं ही, लेकिन उसमें भी अगर हम बात करें जो मिडिल ओवर्स के बॉलर हैं, जो कि ज्यादातर यहाँ पर आपको स्पिनर्स दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इसके पहले ज्यादातर मैचेस ये लोग जहां पर खेले थे स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स थे, यहां पर अगर कोई मिडिल ओवर का बॉलर अगर निश्चित तौर पर खेला तो वो हो सकता है जिमी नीसम अगर वो खेलते हैं तो, या काइल जेमिसन अगर उनको प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जानना, पिच रिपोर्ट में आपको हमने ये बात कही भी थी। बाकी यहाँ पर आप चाहें तो करियर का डेटा देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने रीसेंट फॉर्म के आंकड़े हैं। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं रही है न्यूजीलैंड के इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। अभी पिछला मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ ये लोग एक जीता हुआ मुकाबला हार गए थे, और उसमें उसका रीजन जानने जाए तो फिन एलन और टीम सैफर्ड जैसे इनके जो दो ओपनर्स हैं, परफॉर्मेंस तो ओवरऑल काफी ठीक ठाक रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में उतने बेहतर ये साबित नहीं होते। कंसिस्टेंट कोई दिखाई पड़ा था पिछले 2-3 मैचेस से एज अ बॉलर, वो है रचिन रविंद्र, जिनके पिछले 2 ही मैचेस में 7 विकेटें हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर 9 विकेट ले चुके हैं, जबकि बॉलिंग इन्होंने 5 बार करी है। बैटिंग में देखें तो 2 अच्छी पारियां इनकी 32 और 59 नाबाद की आई है, लेकिन वहीं पर ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो जो रिसेंट टाइम पर आपको याद ही होगा, क्या ही याद दिलाओ, कमाल के फॉर्म में है। हालांकि इनके बारे में आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि या तो ये मेरी टीम में नहीं होंगे, या तो होंगे भी तो केवल एज ए प्लेयर, कप्तान है बस, कप्तान के तौर पर नहीं। क्विंटन डिकॉक को तो मैं ड्रॉप कर ही रहा हूं, और अगर आप वो रिस्क ले पा रहे हैं डेवाल्ड प्रीवियस और क्विंटन डिकॉक दोनों को ड्रॉप करने का तो लीजिए, वरना आप चाहे तो निश्चित तौर पर सेफ खेलने के लिए डेविड मिलर को टीम में बना करके चल सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो 2 ऑप्शन आपको मैंने बताया था, उनको मैं तो फिलहाल फार श्योर ड्रॉप करूंगा, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ से बात कर रहे हैं तो स्पिनर्स जो हैं और उसमें ड्यू का इफेक्ट काफी हद तक हमको देखना पड़ेगा। नाम आपको मैंने मिचेल सैंटर और ग्लेन फिलिप्स का लेकर के दिया था, दोनों के आंकड़े भी दिखाए थे। फिलिप्स मेरी टीम से तभी ड्रॉप होंगे अगर पहली इनिंग की बॉलिंग ना होकर के सेकंड इनिंग की होती है, तो ही उस कंडीशन में इनको मैं टीम में नहीं रखूंगा। हालांकि चूंकि सामने की टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं तो उसका एडवांटेज इनके पास होगा, प्लस बैटिंग फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई है। और वहीं पर सैंडर की बात करें तो इनका ये वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया है। अगर आप एज ए बॉलर इनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो टोटल 5 मैचेस इस वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने जो खेले और उसमें से देखें तो केवल 2 बार एक विकेट ले पाए हैं। हालांकि इनका एक प्लस पॉइंट है इनकी बैटिंग, जो कभी कभार बेहतर कर जाते हैं, लेकिन वो मुझे उतना वैल्यू दिखाई नहीं पड़ता इनका। तो मिचेल सैंटर में मेरी टीम से आज के इस मैच में ड्रॉप होंगे, क्विंटन डिकॉक ड्रॉप होंगे और डेविड मिलर ड्रॉप होंगे। लेकिन बाकी जो एक प्लेयर बचता है वो है ग्लेन फिलिप्स, इसको मैं टीम में रखूंगा जरूर एज अ प्लेयर, लेकिन तभी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो। हालांकि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी वो चीज आप प्रेफर कर सकते हैं, इनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि वही एक एडवांटेज इनके पास है एज अ ऑफ स्पिनर, जो कि सामने की टीम में लेफ्ट हैंडर के सामने इनका एडवांटेज बनेगा। तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे, तो इनको आप तो निश्चित तौर पर सेफ्टी के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी रचिन रविंद्र तो एक अच्छे ऑप्शन होंगे ही, और डिपेंड करेगा कि अगर आप दोनों ओपनर्स को लेकर के जाना चाहते हैं तो दोनों को लेकर के जाइए, किसी एक के साथ जाना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन आपके पास, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए आपके पास डैरेल मिचेल का, जो कि इस बड़े मैचेस के प्लेयर माने जाते हैं, और निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन आज के इस मैच में साबित हो सकता है, जो कि पिछले 2 मैचेस में बेसिकली फ्लॉप साबित हुए हैं। और बॉलिंग की बात करें तो कोल मैकॉन्ची तो मुझे नहीं लगता खेलेंगे, लेकिन जिमी नीसम अगर खेलते तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन होंगे मिडिल ओवर के बॉलर के तौर पर, जो बैटिंग भी कर सकते हैं। मैं इनको भी टीम में प्रेफर करूंगा, बाकी वो तो देखना पड़ेगा खेलेंगे या नहीं। लेकिन मैट हेनरी ये भी कंडीशनल ऑप्शन ही है कि अगर टीम में खेलेंगे तो टीम में 100% होंगे, जो शुरुआत में गेंद को स्विंग मिलती है उसका फायदा ये देंगे। और लोकी फर्गुसन भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। हालांकि जैसे मैंने आपको बार बार बता रखा है कि इस टीम की तरफ से फाइनली कौन से प्लेयर होंगे वो काफी हद तक डिपेंड करेगा कौन खेलेगा कौन नहीं। चेंजेस इनके सामने इनकी टीम की तरफ से 1-2 हो सकते हैं, और वो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फॉर श्योर जो प्लेयर्स है उसमें रचिन रविंद्र हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लोकी फर्गुसन और मैट हेनरी हैं अगर खेलते हैं तो, और साथ ही साथ डैरेल मिचेल को भी मैं यहाँ पर पिक करूंगा। अब इन दोनों ओपनर्स में से आप किसको लेकर के जा सकते हैं उसको जानने के लिए हम देखेंगे हेड टू हेड के आंकड़े जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो फिन एलन ने एक
मैच खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ 31 रन है। वहीं पर टीम साइफर्ड के 4 मैच 131 रन है, 43 का एवरेज, यानी कि दोनों के ही आंकड़े काफी बेहतर हैं। रचिन रविंद्र के नंबर्स थोड़े से खराब जरूर है, लेकिन अब इनकी बॉलिंग वो इनके काम आने वाली है। बाकी ग्लेन फिलिप्स के भी 2 मैच में 6 रन है, कोई विकेट नहीं है, एक्चुअली बॉलिंग इन्होंने नहीं की है। बाकी मार्क चैपमैन के 3 मैच में 61 रन है, डैरेल मिचेल के 4 मैच में 73 रन है। वहीं पर सैंटनर के 5 मैच में केवल 3 विकेट है। लेकिन मैट हेनरी, ईस्ट सोडी, जैसा कि आपने प्लेयर बैटल में देखा था कि लेग स्पिन इस टीम के खिलाफ यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी यूजफुल रही है। और अगर ईस्ट सोडी खेलते हैं तो ये तो मेरी टीम में रहेंगे ही, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मैट हेनरी भी होंगे, और लोकी फर्गूसन के भी एक मैच में 1 विकेट है, तो ये भी टीम में बनते हैं हमारे। और जिमी नीशम अगर खेलेंगे, और या जैकब डफी, जो कि या तो मैट हेनरी खेलेंगे या तो जैकब डफी खेलेंगे, जो भी खेलेगा वो हमारी टीम में होगा। प्लस जिमी नीशम को अगर मौका मिलता है तो वो ईस्ट सोडी और लोकी फर्गूसन में से भी ईस्ट सोडी का देखना पड़ेगा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर खेलेंगे तो टीम में होंगे या नहीं वो तो क्लियर कर ही चुका हूं। और बाकी अगर मैं दोनों ओपनर्स लेकर के जा रहा हूं तब तो मैं डैरेल मिचेल को नहीं लूंगा, लेकिन अगर किसी एक ओपनर को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप डैरेल मिचेल के साथ जाइए। बाकी रचिन रविंद्र ये तो आपकी टीम में होंगे ही। ग्लेन फिलिप्स, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि केवल पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है तो ही इनको मैं ट्राई करूंगा। तो ओवरऑल चीजें मैंने आपको काफी हद तक क्लियर कर दी है। कुछ बड़े प्लेयर जिनको ड्रॉप करना है वो बता दिया है, कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में कब आएंगे वो समझा दिया है। बाकी वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन दोनों एक एक मैच खेल करके बिना खाता खोले आउट हुए हैं। तो फिलिप्स के आंकड़े भी कोई चीज आपके साथ नहीं देते रिसेंट फॉर्म को छोड़ करके। टीम साइफर्ड के यहाँ पर एक मैच में केवल 17 रन है। फिन एलन यहाँ पर कभी खेले नहीं है, रचिन रविंद्र भी यहाँ पर खेले नहीं है, इवन मैकोंचो और हेनरी भी नहीं खेले। ईस्ट सोडी यहाँ पर भी 4 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं। स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा कमाल किया है, तो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में तो तभी होंगे अगर ड्यू नहीं आती है। और बाकी के जो प्लेयर्स यहाँ पर थोड़े बहुत मैचेस खेले, सैंपल साइज कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उसके भी आंकड़े आप देख सकते हैं। सैंटनर के आंकड़े यहाँ पर बड़े अच्छे हैं, 3 मैच में 5 विकेटों के साथ। स्पेसिफिकली जब पहली इनिंग की बॉलिंग करते हैं तभी चलते हैं। तो ये एक जो सारा डेटा एनालिसिस था वो पूरा कंप्लीट देखने के बाद अगर आप यहाँ पर बैटर्स की वीकनेसेस भी देखें न्यूजीलैंड की तरफ से, तो एक बाएं हाथ की जो तेज गेंदबाजी होती है प्रॉपर, जो स्लोअर वंस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ स्विंग भी करा पाते हैं गेंद को पेस के साथ, अच्छे बाउंस के साथ, वो है मार्को एंसन, जो डोमिनेट कर सकते हैं पूरी पूरी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ न्यूजीलैंड की। जिसमें फिन एलन के आंकड़े देखें तो यानसन की 5 गेंद पर 10 रन बना करके 1 बार आउट है। ओवरऑल लेफ्ट आर्म पेस पर भी 91 गेंद पर 141 रन बना करके 7 बार आउट हो चुके हैं। नोरकिया तो फिलहाल मुझे नहीं लगता खेलेंगे, लेकिन ऑफ स्पिन पर भी कमजोर पड़े हैं। इवन ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक ऐसी बॉलिंग है, ऐसी कॉम्बिनेशन है जो पूरे टॉप ऑर्डर को काफी हद तक हिला सकती है। वो आप यहाँ पर डेटा में ही देख सकते हैं, जिसमें एंगीडी और साथ ही साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी गेम में आती है। और साथ ही साथ ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन और डैरेल मिचेल की भी वीकनेसेस अगर आप चेक करने जाएं तो लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग जो है वो आपको एक कॉमन ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ती है ऑफ स्पिन के साथ। तो ये 2 तरीके की बॉलिंग जिसमें मार्को एंसन गेम में आ जाते हैं, मार्करम गेंद में आ जाते हैं, गेम में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और बाई चांस अगर जॉर्ज लिंडे या केशव महाराज को भी आप ट्राई तो कर सकते हैं, हालांकि महाराज मेरी टीम में नहीं रहेंगे, लिंडे खेलेंगे तो वो एक ऑप्शन बढ़िया हो सकते हैं क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। और बाकी जो इंडिविजुअल नेम है वो तो आपको दिखाई पड़ ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काफी हद तक इस पूरी एनालिसिस के बाद एक बात तो क्लियर हो रही है कि फेवरेट तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीकन टीम ही है। न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ रही है। बाकी टॉस के बाद क्या होगा, कैसी पिच होगी, कौन सी होगी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा ही। अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो मुझे लगता है कि सारी क्लैरिटी आपको वैसे ही मिल जाएगी। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।